हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप सभी की रिक्वेस्ट में हम फिर से आ गए हैं मुस्लिम लॉ सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर सेशन को लेकर। आज की हमारी वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हम 5 नंबर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, हम 10 नंबर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और हम फिर 20 नंबर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आ जाओ दोस्तों, इसके साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे जो पहला क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है वो है तलाक उल सुन्नत के बारे में कि व्हाट इज द तलाक उल सुन्नत। अगर मैं तलाक उल सुन्नत की बात करूं तो आपको पता ही होगा जनरली कि तलाक जो है इसका मतलब होता है एंड ऑफ मैरिज। तलाक मीन्स द एंड ऑफ मैरिज। तलाक दो प्रकार का होता है, तलाक उल बिद्दत एंड तलाक उल सुन्नत। जो तलाक उल बिद्दत है वो इर्रेवोकेबल तलाक होता है, उसको जो है खत्म कर दिया गया है इंडिया में। और अगर मैं बात करता हूँ तलाक उल सुन्नत की तो आप क्या लिखेंगे, तलाक उल सुन्नत इज ए रेवोकेबल फॉर्म ऑफ तलाक। ये एक रेवोकेबल तलाक होता है, मतलब बोलने का कि अगर तलाक उल सुन्नत एक पति अपनी पत्नी को देता है तो वो उस तलाक को रिवोक भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है। कैंसिल करने की चॉइस होती है। जो तलाक उल सुन्नत है, ये तलाक जो है बेसिकली जो प्रॉफेट मोहम्मद थे वो भी इस तलाक को सपोर्ट करते थे। वैसे तो प्रॉफेट मोहम्मद तलाक शब्द को मुंह से लेना भी पाप मानते थे, वो मानते थे तलाक शब्द होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर अच्छी मैरिज नहीं चल पा रही है, मैरिज कंटिन्यू नहीं हो पा रही, तो वो बोलते थे कि अगर आप तलाक देना चाहते हो तो तलाक उल सुन्नत के तरीके से आप दे सकते हो। क्योंकि रीजन यही था कि तलाक उल सुन्नत में तलाक को रिवोक करने का चांस होता था। ये एक रेवोकेबल तलाक है, इसको कैंसिल भी किया जा सकता है। पर अगर मैं बात करूं तलाक उल बिद्दत की तो वो कभी कैंसिल नहीं किया जा सकता। अगर एक बार तलाक हो गया तो हो गया। जो तलाक उल सुन्नत है ये रेवोकेबल टाइप का तलाक होता है। इट इज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद। प्रॉफेट मोहम्मद वाज इन द फेवर ऑफ दिस टाइप ऑफ तलाक। जो तलाक उल सुन्नत है वो दो प्रकार का होता है। अगर मैं तलाक उल सुन्नत की बात करूं तो दो प्रकार का होता है। एक हसन तलाक, दूसरा होता है हसन तलाक। तो पहले मैं बात करूंगा हसन तलाक की। हसन तलाक की बात की जाए तो इसको जो है मोस्ट प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक कहा जाता है। मोस्ट प्रॉपर या फिर मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक कहा जाता है। या फिर आप इसको वेरी गुड फॉर्म ऑफ तलाक भी कह सकते हैं। तलाक हसन जो था इसको बहुत ज्यादा अच्छा तलाक, अच्छी फॉर्म का तलाक, बहुत ही अच्छा तलाक माना जाता है। हसन तलाक को बहुत अच्छा तलाक इसलिए माना जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स इस तलाक को जब दिया जाता है, इस तलाक हसन के माध्यम से मैरिज को खत्म किया जाता है, तो जो मुस्लिम हस्बैंड है वो तलाक शब्द का प्रयोग सिर्फ एक ही बार करता है। वो बोलता है अपनी पत्नी को मुझे आपसे तलाक चाहिए, सिर्फ एक बार बोलेगा। फिर पत्नी को 3 मंथ तक कुछ नहीं बोलेगा, 3 मंथ तक कुछ नहीं बोलेगा, उसके बाद तलाक हो जाएगा। मतलब तलाक शब्द एक ही बार यूज किया जाता है। लेकिन जो तलाक हसन है इसको जो है अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक कहते हैं, या फिर गुड फॉर्म ऑफ तलाक कहते हैं, या फिर इसको प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक कहते हैं। इसको मोस्ट प्रॉपर, इसको प्रॉपर, इसको मोस्ट अप्रूव्ड, इसको ओनली अप्रूव्ड, इसको वेरी गुड, इसको ओनली गुड। इसको तलाक इस तरीके से भी दिया जा सकता है, लेकिन बात क्या है कि इसको बड़ा ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? रीजन वही है कि इस तलाक को देते टाइम जो तलाक शब्द का यूज है वो 3 बार किया जाता है। जैसे पति पहले एक बार बोल देगा
कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, पत्नी को बोल देगा, फिर वो 1 मंथ तक वेट करेगा, नेक्स्ट जब मेंसेस खत्म हो जाएंगे, नेक्स्ट मेंसेस स्टेज ऑफ प्योरिटी होगी, फिर वो बोलेगा पत्नी को कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। 2 बार तलाक शब्द बोल दिया, फिर तीसरी बार तीसरे मंथ में बोलेगा मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। 3 बार तलाक शब्द का यूज होता है, जिसकी वजह से इसको ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये फॉर्म भी तलाक की यूज की जाती है, ये भी अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक है, इसके माध्यम से भी तलाक हो सकता है। तो ये सारी बातें आपने तलाकुल सुन्नत में लिखनी है। तलाकुल सुन्नत के बारे में आप लिखेंगे, बाकी नोट्स में मैंने बड़े प्यार से बड़े अच्छे तरीके से लिख दिया है, आपको और ज्यादा क्लैरिटी टॉपिक की हो जाएगी। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय मुता। मुता क्या है? तो ये क्वेश्चन जो आया है आपको, ये मैरिज के कंसेप्ट से ही पूछा गया है। तो मुता क्या है? मुता इज ए काइंड ऑफ मैरिज, ये एक प्रकार का मैरिज का काइंड है। मुता क्या है? काइंड का मैरिज है। जो मुता मैरिज है ना, ये इसका मतलब होता है टेम्पररी मैरिज, कुछ टाइम के लिए मैरिज, 1 साल 2 साल 6 महीने 5 साल, कुछ टाइम फिक्स टाइम के लिए जब मैरिज की जाती है उसको मुता मैरिज कहा जाता है। अगर मैं मुस्लिम्स की बात करूं तो मुस्लिम्स के 2 स्कूल होते हैं, एक सुन्नी स्कूल, एक शिया स्कूल। तो जो सुन्नी स्कूल है वो मुता मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं करता। सुन्नी स्कूल का मानना है कि अगर मुता मैरिज हो रही है, टेम्परेरी मैरिज हो रही है, तो वो क्या होगी? वॉइड होगी, जीरो होगी। लेकिन जो शिया स्कूल है, शिया का जो इथाना अशरिया स्कूल है, वो इसको मैरिज को वैलिड मानता है। तो क्या होती है मुता मैरिज? Muta is a kind of marriage. It is a kind of marriage. It means temporary marriage. Temporary marriage. या फिर it means marriage for a fixed period of time. For a fixed period of time. जो मुता मैरिज है, मुता मैरिज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इट इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर शिया स्कूल। शिया स्कूल के बहुत सारे सब स्कूल है, शिया का भी जो इथाना अशरिया स्कूल है, शिया स्कूल का, उसके अंदर इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। जो मुता मैरिज है, अगर मैं बात करूं सुन्नी लॉ की, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर सुन्नी लॉ, नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर सुन्नी लोग, सुन्नी लोग इसको नहीं मानते हैं। वो मुता मैरिज को क्या मानते हैं? वॉइड। दे कंसीडर दिस मैरिज एज ए वॉइड मैरिज। अगर मैं मुता मैरिज की बात करूं तो मुता मैरिज जो है, इसमें क्या है, पार्टीज जो हैं जो मुता मैरिज करने जा रही हैं वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मैरिज करती हैं, प्रॉपर प्रपोजल होता है, एक्सेप्टेंस होती है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और जो पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट की ना, तो पार्टी जो उन्होंने अपनी पुवर्टी की एज कंप्लीट की होती है। पुवर्टी की एज आपको पता ही है, जनरली 15 साल जो है पुवर्टी की एज मानी जाती है। एंड मुता मैरिज में एक बात भी जरूरी है कि जो 2 मुस्लिम जो है लड़का लड़की मुता मैरिज करने जा रहे हैं, टेम्पररी मैरिज करने जा रहे हैं, उनकी फ्री कंसर्न होनी चाहिए उस मैरिज को करने के लिए, उनकी सहमति फ्री होनी चाहिए, किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि दबाव हुआ तो वो मैरिज वैलिड मैरिज नहीं होगी। और एक और बड़ी बात, जो मुता मैरिज है वो मुता मैरिज कभी भी प्रोहिबिटेड डिग्री में जो रिलेशनशिप आते हैं उनके बीच नहीं होती। जैसे 2 सगे भाई बहन है, उनके बीच मुता मैरिज नहीं हो सकती, भाई बहन कजन्स भी हैं, उनके बीच नहीं हो सकती मुता मैरिज कभी भी। अब देखिए, ये होगी मुता मैरिज की सारी बातें। अब हम पढ़ेंगे कि मुता मैरिज अगर हो गई है तो उसके लीगल इंसिडेंट्स क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं लीगल इंसिडेंट्स की बात करूं कि मुता मैरिज हुई है उसके लीगल इंसिडेंट्स क्या होंगे, तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि जो मुता मैरिज की पार्टीज है ना, हस्बैंड वाइफ जो बने हैं टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए, वो दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकते, दोनों का प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस पे कोई राइट नहीं होगा। दूसरी बात, जो बच्चे पैदा होंगे मुता मैरिज से, द चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ द मुता मैरिज विल बी कंसीडर्ड एज ए लेजिटिमेट चिल्ड्रन, उनको जायज बच्चे माना जाएगा और वो बच्चे अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का राइट रखेंगे। मुता मैरिज से पैदा हुए बच्चे भी प्रॉपर्टी इनहेरिट रखने का राइट रखेंगे। तीसरी बात,
जो मुत्ता मैरिज है, जो पति होगा, पति इज नॉट बाउंड टू प्रोवाइड द रेसिडेंस टू द वाइफ ऑफ मुत्ता मैरिज। जो मुत्ता मैरिज होगी ना, उसकी वाइफ को प्रॉपर रेसिडेंस देना, ऐसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पति की नहीं होती है। तीसरी चौथी बात, अब आपको पता ही है, जो मुस्लिम्स हैं, वो जो मुस्लिम लड़का होता है या मेल मेंबर है, वो मैक्सिमम 4 शादियां कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन अगर मुस्लिम मुत्ता मैरिज करना चाहते हैं तो वो 4 से ज्यादा शादियां भी कर सकते हैं, 5, 6, 7, 8, कोई भी लिमिट नहीं होती। ठीक है जी। इसके बाद आप ये लिख लेना 5वां पॉइंट कि मुत्ता मैरिज जो है, इसमें डाइवोर्स का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। जो मुत्ता मैरिज हुई है उसमें डाइवोर्स से वो मैरिज खत्म नहीं की जा सकती। वो मैरिज कैसे खत्म होगी? एक ही तरीका है कि जो एग्रीमेंट में टाइम पीरियड लिखा है, वो टाइम पीरियड जब कंप्लीट हो गया तो मैरिज खत्म हो जाएगी। टाइम पीरियड खत्म होने के बाद मैरिज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, किसी प्रकार के डाइवोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। और आप एक पॉइंट ये लिख देंगे लास्ट में कि जो मुत्ता मैरिज है ना, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है जब टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए, जितने टाइम पीरियड के लिए वो मैरिज की गई है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली ही मुत्ता मैरिज खत्म हो जाएगी। अनलेस अनटिल उस मैरिज को रिन्यू ना किया जाए, दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट ना बनाया जाए, मैरिज खत्म हो जाएगी। ये सारा कुछ हमें मुत्ता मैरिज में लिख लेना है, तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, पूरे 5 नंबर मिलेंगे। नोट्स बाकी बना दिए हैं, आपको और आइडिया हो जाएगा कैसे आपने लिखना है। चलें आगे बढ़ते हैं, करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इद्दत। इद्दत क्या होता है? व्हाट इज इद्दत? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इद्दत? इद्दत क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, जो इद्दत टर्म है ना, ये मुस्लिम लॉ में ही यूज की जाती है, हिंदू लॉ में यूज नहीं होती। इद्दत का मतलब होता है कि एक प्रकार का टाइम पीरियड। इद्दत क्या टाइम पीरियड है? जब कोई मुस्लिम वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, मतलब मुस्लिम वुमेन की मैरिज खत्म हो गई, उसके पति की डेथ हो गई, या फिर मुस्लिम वुमेन की मैरिज खत्म हो जाती है क्योंकि उसका पति उसको डिवोर्स दे देता है, तलाक दे देता है, तो उसके बाद मुस्लिम वुमेन इमीडिएटली दूसरी शादी नहीं कर सकती। इमीडिएटली शादी नहीं कर सकती, उसे कुछ टाइम तक बिना शादी किए रहना पड़ता है, बिना शादी किए टाइम काटना पड़ता है। उसी टाइम को इद्दत का टाइम पीरियड कहा जाता है। मतलब इद्दत क्या हुआ? इद्दत मीन्स ए टाइम पीरियड which a Muslim woman must observe after the dissolution of her marriage. And marriage can be dissolved by 2 ways. One is by death of her husband and the other one is by the divorce given by the husband to him, to her. तो एक्सप्लेन इद्दत क्या हुआ? इद्दत क्या? इद्दत इज ए टाइम पीरियड विच ए मुस्लिम वुमन मस्ट ऑब्जर्व, जो कि मुस्लिम वुमन को काटना पड़ता है जब उसके पति की डेथ हो जाए या फिर पति उसको डिवोर्स दे दे, तलाक दे दे, उसके बाद उस दौरान वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। अब बात ये आती है कि ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन क्या होगा इद्दत का टाइम पीरियड का? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ इद्दत? तो पहली बात आती है इन केस ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड। मतलब बोलने का कि क्या ड्यूरेशन होगा इद्दत टाइम पीरियड का, कितना टाइम पीरियड तक इद्दत काटना पड़ेगा अगर किसी मुस्लिम वुमेन का पति मर जाता है और पति के मरने की वजह से मैरिज जो डिसॉल्व हुई है, तो कितना टाइम पीरियड होता है? टाइम पीरियड होता है 4 मंथ 10 डेज। दूसरी बात आती है, अगर मैरिज जो है मान लो वो खत्म हुई है बाय द डिवोर्स, इन केस ऑफ डिवोर्स, अगर मान लो डिवोर्स हुआ है, किसने दिया डिवोर्स? मुस्लिम वुमन को डिवोर्स दे दिया है, उसके पति ने, मैरिज खत्म हो चुकी है, या उसने ही डिवोर्स दे दिया हो, मैरिज खत्म हो चुकी है, तो इद्दत का टाइम पीरियड कितना होता है? कितने टाइम तक मुस्लिम वुमन को कुंवारे रहना पड़ता है, दूसरी शादी वो नहीं कर सकती? क्या टाइम पीरियड है वो? 3 मंथ्स, 3 लूनार मंथ। लूनार मतलब एक्चुअली 3 मंथ में 3 मंथ तक वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही दूसरी शादी वो कर सकती है। इद्दत के टाइम पीरियड पे शादी नहीं कर सकती। अब बात आती है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ इद्दत इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। अगर मान लो वुमेन जो प्रेग्नेंट है, हो सकता है ना उसके पति ने उसको पहले प्रेग्नेंट किया हो, बाद में पति की डेथ हो गई,
या फिर पति ने उसको प्रेग्नेंट कर दिया और फिर डाइवोर्स दे दिया, तो प्रेग्नेंट वुमेन को इद्दत का टाइम पीरियड कितना काटना पड़ता है। तो सिंपल सा फंडा है। पहली बात तो ऐसी है कि मान लो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके पति ने उसको डाइवोर्स देके छोड़ा हुआ है। क्या देके छोड़ा हुआ है? डाइवोर्स देके। डाइवोर्स देके तो डाइवोर्स के केस में क्या होता है, इद्दत का टाइम पीरियड 3 लुनार मंथ का होता है। तो जो वुमेन है वो इद्दत का टाइम पीरियड काटेगी, कितने टाइम तक काटेगी? या तो 3 लुनार मंथ, 3 लुनार मंथ, या फिर जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए, डिलीवरी ना हो जाए, या फिर मिस कैरेज ना हो जाए, विच एवर इज लॉन्गेस्ट। जो लॉन्गेस्ट होगा, ज्यादा लंबा चलेगा, उतना टाइम पीरियड का इद्दत काटना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो एक वुमेन 8 मंथ प्रेग्नेंट है, उसके पति ने उसको डिवोर्स दे दिया, तो वो इद्दत काटेगी उसके बाद जब तक उसकी डिलीवरी ना हो जाए, या फिर 3 लुनार मंथ विच एवरेज लॉन्गेस्ट। मतलब बोलने का, मान लो डिलीवरी 9 मंथ में होगी, मतलब 1 मंथ के बाद डिलीवरी होगी, पर लॉन्गेस्ट क्या हो रहा है? 3 लुनार मंथ हो रहे हैं ना, तो 3 लुनार मंथ इद्दत का टाइम पीरियड काटना पड़ेगा। या फिर अगर ऐसा होता कि जो डाइवोर्स हुआ है वुमेन का, मान लो वो 3 मंथ प्रेग्नेंट होती, तो उसका इद्दत का टाइम पीरियड कब तक चलता? जब तक 3 लुनार मंथ चलता, या फिर जब तक बच्चा ना पैदा हो जाए या मिस कैरेज ना हो जाए। मान लो 3 मंथ वो प्रेग्नेंट थी, अब 6 मंथ के बाद 9 मंथ में प्रेगनेंसी हुई है, तो उसको 6 मंथ तक का टाइम पीरियड काटना पड़ेगा। 3 मंथ का नहीं काटना पड़ेगा, ज्यादा काटना पड़ेगा। जो ज्यादा टाइम चलता है वो टाइम काटना पड़ता है, विच एवरेज लॉन्गेस्ट। अगर मान लो प्रेग्नेंट वुमेन जो थी, कोई उसके पति की, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, मतलब उसकी मैरिज जो है डेथ के साथ खत्म होगी, तो वो प्रेग्नेंट है, तो कितना टाइम पीरियड इद्दत का काटना पड़ेगा? वही है, या तो 4 मंथ 10 डेज काटने पड़ेंगे, 4 मंथ 10 डेज, या फिर जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए, या फिर मिसकैरेज ना हो जाए, विच एवरेज लॉन्गेस्ट। जो ज्यादा लंबा चलेगा वो इद्दत का टाइम पीरियड माना जाएगा। अगर मान लो डिलीवरी 3 मंथ के अंदर ही हो गई है, तो 4 मंथ 10 डेज पूरे काटने पड़ेंगे। और अगर डिलीवरी मान लो 8 मंथ के बाद हुई है, तो पूरे 8 मंथ तक ही इद्दत का टाइम पीरियड चलता रहेगा। प्रेग्नेंट वुमेन के केस में ऐसी सिचुएशन बताई गई है। अब देखिए, मान लो कि एक मुस्लिम वुमेन है, उसके पति की डेथ हो जाती है, या उसका पति उसको डिवोर्स दे देता है, तो वो उसकी ड्यूटी है कि वो इद्दत का टाइम पीरियड काटे, जिसके दौरान वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। पर मान लो कोई वुमेन दूसरी शादी कर लेती है, तो उस मैरिज का इफेक्ट क्या होगा? उस मैरिज की वैलिडिटी क्या होगी? तो मैं मैरिज की वैलिडिटी की बात करूं, तो जो सुन्नी लॉ है, अंडर सुन्नी लॉ की बात करूंगा पहले मैं। सुन्नी लॉ जो है, तो वो बोलता है कि मैरिज विद ए वुमेन अंडर गोइंग इद्दत इज इरेगुलर। सुन्नी लॉ बोलता है कि अगर आप एक ऐसी वुमेन से साथ मैरिज करते हो जो इद्दत का टाइम पीरियड काट रही है, तो आपकी मैरिज इरेगुलर होगी। इरेगुलर वैलिड नहीं होगी, पर इरेगुलर हो जाएगी। वो इरेगुलरिटी ठीक भी हो जाएगी बाद में, पर वो इरेगुलर मैरिज होगी। और अगर आप मैरिज जो है वो ऐसे वुमेन से कर रहे हो जो मैरिज इद्दत काट रही है, और आप शिया लोग की बात कर रहा हूँ, सुन्नी लोग के अंदर मैरिज इरेगुलर होती है, और शिया लोग के अंदर मैरिज क्या हो जाती है? वॉइड हो जाती है। शिया लोग ऐसी मैरिज को वॉइड बोलता है जो मैरिज इद्दत काट रही वुमेन के साथ की जाती है। तो ये सारी चीजें आपने इद्दत में लिखनी है। नोट्स में मैंने बड़े अच्छे से लिखा हुआ है, और यहाँ भी आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी, मुझे पता है। ऐसा हो ही नहीं सकता समझ ना आ रहा हो। जनरली क्वेश्चन पूछना बताना चाहूंगा, वो क्या पता इस बार आपको आ ही जाए। जनरली बता रहा हूं कि ये इद्दत का टाइम पीरियड काटते क्यों है, मेन पर्पस क्या होता है इद्दत का टाइम पीरियड काटने का ऑब्जेक्टिव। अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं पेपर में, नहीं तो मैं बता रहा हूं जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इद्दत का टाइम पीरियड काटने का, वो होता है टू नो द पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड। मतलब बच्चे का पिता कौन है ये पता लग जाए, इसलिए इद्दत का टाइम पीरियड काटा जाता है। हो सकता है लेकिन मुस्लिम लड़की है, उसके पति ने उसके साथ संबंध बनाए, वो प्रेग्नेंट हो गई, और 2 दिन बाद ही पति की डेथ हो गई, पति मर गया, उसने दूसरी शादी कर ली इमीडिएटली। अब दूसरी शादी से बच्चा, अब वो बच्चा ऑलरेडी पहले से प्रेग्नेंट थी,
कल को मान लो दूसरी शादी का मर्द बोल दे कि मेरा बच्चा नहीं है, तो कैसे प्रेगनेंटी का पता करेंगे? तो कुछ टाइम तक छोड़ देते हैं, 3-4 मंथ तक जो टाइम पीरियड है, ताकि पता लग जाए कि वो प्रेग्नेंट है नहीं है। अगर वो प्रेग्नेंट हो तो उसकी प्रेगनेंटी पता लग जाएगी, पहले वाले पति का ही बच्चा होगा, दूसरे वाले का नहीं है। दूसरे वाले ने भी शादी करी, ये ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, तो पहले वाले पति का ही बच्चा है। तो प्रेगनेंटी का पता करने के लिए ये इधर का टाइम पीरियड काटा जाता है। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, नया इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं।